नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं अपने चैनल ला मित्र पर एक नई जानकारी के साथ। ये नया मुकदमा है गुजारा भत्ता को लेकर के। ये मामला है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया है। ये भाव्या पटानिया बनाम नवदीप पटानिया के द्वारा ये मामला दाखिल किया गया था। ये मामला माननीय कोर्ट में दाखिल किया गया। क्योंकि ये जब मामला दाखिल किया गया था तो पुत्री नाबालिग थी और उसने 125 सीआरपीसी के लिए मुकदमा दाखिल किया और अपने पिताजी से गुजारा भत्ता की मांग की। कोर्ट ने गुजारा भत्ता लागू कर दिया था, लेकिन इसमें विवाद तब उत्पन्न हुआ कि जब बिटिया वयस्क हो गई तो पिताजी ने कहा कि चूंकि 125 सीआरपीसी में वयस्क पुत्री के लिए कोई भी प्राविधान नहीं है कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाए। मामले में विवाद होता है और मामला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सारे मामलों को देखा। उसने देखा कि प्रार्थनी मतलब कि बिटिया ने बताया कि उसने अपना मुकदमा 125 सीआरपीसी का जो गुजारा भत्ता के लिए दाखिल किया गया था उसने दाखिल किया था। उस समय उसके माता पिता का तलाक हो चुका था। पिताजी अलग रह रहे थे, बिटिया अपने माँ के पास रह रही थी और बाद में माँ ने भी अन्य जगह कहीं अपना विवाह कर लिया। और चूंकि बिटिया के पास कोई अर्निंग नहीं थी इसलिए उसने अपने पिता से गुजारा भत्ता की मांग की थी और कोर्ट ने उसको लागू कर दिया था। लेकिन इस समय बिटिया वयस्क हो गई थी और वो इस समय भी कुछ कमाने की स्थिति में नहीं थी, जिस कारण वह कुछ भी नहीं कमा रही थी। और फिर इसके बाद उसने फिर से अपने को एक एप्लीकेशन डाली कि हमारे पिताजी ने कोई भी गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रार्थना पत्र और उन्होंने ये बताया कि चूंकि 125 सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी वयस्क पुत्र या पुत्री को गुजारा भत्ता दिया जाए, इसलिए उन्होंने गुजारा भत्ता रोक दिया। बिटिया ने अपील की, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सारे मामले को देखा और उसने कहा कि ये मामला 125 सीआरपीसी के तहत आता तो है, किंतु इसमें चूंकि यह मामला फैमिली कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया था तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि फैमिली कोर्ट को कुछ विशेष पावर दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फैमिली कोर्ट के विशेष पावर के बारे में। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में ये बताया है कि फैमिली कोर्ट का गठन फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 के तहत किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि जिन शहरों या कस्बों में जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है वहां पर फैमिली कोर्ट बनाई जाएंगी। और फैमिली कोर्ट के पास ये पावर था कि वो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के जो विवाद हैं फैमिली से संबंधित उनको देखेंगी। तो कोर्ट ने बताया कि चूंकि फैमिली कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में ये बताया हुआ है कि यदि कोई भी मामला 125 सीआरपीसी के तहत आता है तो फैमिली कोर्ट देखती है। यदि जहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है वहां पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस तरह के मामलों को देखता है। और इस तरह के मामले अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास हैं और सीआरपीसी से गवर्न हो रहे हैं और यदि इस तरह की कोई समस्या आती है जैसे कि इस मामले में आई हुई है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर नहीं है कि वो इस तरीके की समस्या को सॉल्व कर सके, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोई भी काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसको जुडिक्शन नहीं है। किंतु जहां पर पारिवारिक न्यायालय की बात की जाती है तो उसको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अन्य किसी लॉ से गवर्न होने वाले कानून और सीआरपीसी से गवर्न होने वाले कानून दोनों को भी देख सकता है।
तो अतः इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश है कि मुकदमों की अधिकता न हो पाए। इस कारण यदि कोई ऐसा मामला आता है कि जहां पर किसी बच्चे ने पहले से मुकदमा किया हुआ है और वहां पर उसको मेंटेनेंस मिल रहा है, इसी बीच यदि वह वयस्क हो जाता है और खासकर पुत्री के लिए वो वयस्क हो जाती है और उसका विवाह नहीं हुआ है और वो कमाने योग्य भी नहीं है, तो वो गुजारा भत्ता अपने माता पिता से ले सकती है। और ये गुजारा भत्ता उसको दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत उसको दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये दत्तक ग्रहण 1956 का जो कानून है उसमें धारा 20 में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि यदि कोई बच्चा, खासकर पुत्री, वयस्क हो गई है और उसका विवाह नहीं हुआ है और वो कमाने योग्य भी नहीं है, तो वह अपने माता और पिता से अपने भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है। और चूंकि फैमिली कोर्ट के पास दोनों ही प्रकार की मामले देखने की संभावनाएं उसके पास हैं और उसके पास जुडिक्शन है, अधिकार है, इसलिए वह इस तरह के मामलों को देख सकता है और अपना निर्णय दे सकता है। अतः नीचे वाली कोर्ट को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए था कि दत्तक ग्रहण, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत ये बात साफ साफ बताई गई है कि फैमिली कोर्ट को इसका संज्ञान लेने का अधिकार है। अतः इस बात को संज्ञान में लेते हुए यदि कोई इस तरह का विवाद आता है कि बच्चा पहले नाबालिग था और सीआरपीसी 125 के तहत उसका ऑर्डर होने के बाद कुछ दिन का गुजारा भत्ता लेने के बाद वो वयस्क हो गया है, तो उसको पुनः गुजारा भत्ता के लिए फिर से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वह चाहे तो उसी में हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम गुजारा भत्ता 1956 के तहत उसी में आदेश किया जा सकता है और उसको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। तो इस मामले में माननीय कोर्ट ने इस टेक्निकलिटी को दूर किया है कि यदि कोई बच्चा अपनी वयस्कता में आता है और उसको गुजारा भत्ता ना मिले, इस तरह की संभावना नहीं है और ऐसा कानून में यह प्रोविजन दिया गया है कि यदि कोई बिटिया है और उसका विवाह नहीं हुआ है, वह कमाने के योग्य नहीं है, तो उसको गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। तो इसमें माननीय कोर्ट ने निर्धारित किया और पुत्री के पक्ष में निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि माननीय निचली कोर्ट को आदेशित किया कि आप गुजारे भत्ते को आगे जारी रखें और उनके पिता को भी आदेश किया कि आप अपनी पुत्री को विवाहित होने तक गुजारा भत्ता दें। तो दोस्तों, ये कैसी जानकारी लगी आपको? इसके बारे में आप चाहें तो व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज में बता सकते हैं, इसमें कमेंट दे सकते हैं, और अगर कोई अन्य जानकारी है और आपको इसकी आवश्यकता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।